बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। अच्छा, आज चूँकि हम अपने नया टॉपिक जो सा है वो मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ नेक्स्ट वीक से। ठीक है जी, अभी आपने इन्हीं 2 चैप्टर्स का वाइवा देना है, सॉरी क्विज़ आपका होना है। तो अभी मैं ऐसे देख रही थी तो मुझे एक और प्रॉब्लम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कि अगर हम उसको डिस्कस करें तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्दर जो सा है वो इजाफ़ा हो सकता है, आपको अच्छा कुछ समझ आ सकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मुझे दिखा है, ऑफ कोर्स सैलरी रेजनिक से ही मैंने इसमें देखा है। ये है चार ड्रिंक के बारे में। ठीक है, पहले हमने एक चार ड्रिंक का किया था जिसमें 2 चार ड्रिंक थे और पी एक पॉइंट था सेंट्रल एक्सिस थे जहाँ पर जाके वो ज़ीरो हो रहा था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वहाँ से हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप की कि हम दोनों को इक्वेट किया और हमने उसको फर्दर सॉल्व किया। ये क्वेश्चन भी उससे मुझे कुछ रेलिवेंट लगा, या ये कहीं कि उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि इसमें भी किसी एक गिवन पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो रही है। तो टू सम एक्सटेंट आपकी ऑलरेडी इसमें एक अंडरस्टैंडिंग है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके पास एक फिगर है, उसमें 2 कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, यानी कि एक के अंदर दूसरा रिंग पड़ा हुआ है और जो रेडियस है उनका R1 एंड R2 है। R2 इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ R1, R2 is equal to 3R1 that lie on the same plane. Point P lies on the central Z axis at distance D. बेसिकली ये जो डिस्टेंस D है ये एक्चुअली हमारा Z है। अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको चलिए पहले मैं आपको फिगर समझाती हूँ, फिर मैं इसको Z में कन्वर्ट कर दूँगी। इट इज़ आल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ R1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग्स। ये जी हमारी फिगर है। यहाँ पर आपका ये जो बाहर वाला है ये एक R1 है और आपका एक और आपके पास रिंग है वो इंटरनल रिंग है वो R2 है। ठीक है जी, आई थिंक ये R1 है और वो R2 है। एक मिनट में ज़रा कि इसकी गिवन पिक्चर देखूँ, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये आर प्राइम कौन सा है। ओके, ये R2 को है जी। ठीक है जी, मैं बुक से ज़रा उसको देखना चाह रही थी, कंफर्म करना चाह रही थी कि मेरे पास आर प्राइम जो सा है दैट इज़ R2 और ये जो मेरे पास अंदर आर है दैट इज़ R1। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जो इसका पॉइंट है उसको चेंज किया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये प्राइम वाली जो सी चीज़ें हैं ना वो मुझे इरिटेट करती हैं, तो इस वजह से मैं उससे निकलना चाह रही थी। 2 आपके पास रिंग हैं, एक का रेडियस R2 है, एक का रेडियस R1 है। ठीक है जी, ओके अब हमने हमारे पास एक पॉइंट P है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बिकॉज ऑफ दीज 2 रिंग्स। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल की थी उसमें रिंग्स कुछ इस तरह से पड़े हुए थे। ठीक है, अब क्या है, रिंग आपका ये नीचे पड़ा हुआ है और यहाँ से आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब दोनों रिंग आपके समझें कि एक ही एक्सिस पे, एक ही जी पे पड़े हुए हैं, एक ही पॉइंट पे पड़े हुए हैं। ठीक है, और वहाँ से आपने पॉइंट पी पर उनका देखना है डिस्टेंस। उन्होंने ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके पॉइंट पी तक के डिस्टेंस को डी लिखा है। हम इसको नॉर्मली क्या, अभी हमने अपने पिछले एग्जांपल में क्या किया था, हमने इसको z कहा था। बेसिकली ये z एक्सिस के अलॉन्ग है, ये है इन टर्म्स ऑफ z, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज किया उन्होंने और मैं यहाँ पे उसको जस्ट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसी ही रहे, मैं इसको z कह रही हूँ। ठीक है, कि z हमारे पास है, z इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट टू द पॉइंट p वेयर यू वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, फ्रॉम द सेंटर द स्मॉलर रिंग हैज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q। स्मॉलर रिंग पे चार्ज है जी हमारे पास q। इन टर्म्स ऑफ q व्हाट इज़ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन द लार्जर रिंग इफ़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट p इज़ ज़ीरो। सो अगेन, जो अगर हम अब देखना शुरू करें कि हमें गिवन क्या है और हम उनसे हमने क्या चीज़ें अपनी एक्सट्रैक्ट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये गिवन है जी कि जो आपका एक रिंग है उस पे जो उसका जो रेडियस है दैट इज़ R1, जो आपका सेकंड सर्कल है या चार्ज रिंग है
उसका रेडियस इन टर्म्स ऑफ क्या है जी, आपके पास R1 है, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। इसके अलावा हमें क्या गिवन है जी, Z गिवन है हमारे पास, इट इज़ आल्सो इन टर्म्स ऑफ R1, ठीक है, ये हो गया। और आपके पास जो R1 वाला रेडियस, R1 वाला जो चार्ज रिंग है उसके ऊपर चार्ज Q है, ठीक है जी। और अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने लेट्स सपोज मैं उसे कहती हूँ कि उसके ऊपर चार्ज Q2 है, ये जो हमारा दूसरा रिंग है जिसका हमने फाइंड आउट करना है, इसको मैं कहती हूँ कि ये हमने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ Q, वट एवर, मतलब 1 2 3 वट एवर जो भी आंसर आएगा, लेकिन साथ में क्या होगा, आपके पास Q आएगा, इन टर्म्स ऑफ Q आपका आंसर आएगा, ये आपने बताना है। और जो वे है हमारे पास, एक और मैंने क्वेश्चन आपके लिए ढूंढा है आज के दिन के लिए, तो इसको ज़रा मैं थोड़ा नीचे कर लूँ। अच्छा चलो, मिल भी नहीं रहा ये तो। अच्छा जी, अब हमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ एट पी, आपके पास जो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसी कंडीशन को हम यूज़ करते हुए अपना स्टार्ट लेंगे और आगे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब ज़रा अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा रिमूव करूँ, अपनी पिक्चर को थोड़ा क्लियर करूँ, ओके जी। अब देखिए, अगर मैं इस फिगर पर आ जाऊँ और इस फिगर को मैं थोड़ा सा फिर क्लीन करना चाह रही हूँ, ओके जी, ये मेरे पास R2 है, दिस इज़ R1, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ C, ये हमने सपोज किया है, ठीक है जी। अब क्यों क्या कहता है कि इस रिंग की वजह से ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे कोई E बनेगा, लेट्स सपोज इट इज़ E1, और इस R2 की वजह से जिस पर मैंने चार्ज Q2 सपोज किया है, यहाँ पर एक दूसरा E बनेगा दैट इज़ E2। और अगर ऑफ कोर्स यहाँ पे और तो कोई चार्ज नहीं है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो कर सके, विच मीन्स यही दो फील्ड्स हैं आपके पास E1 एंड E2, और इनका जो नेट है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो एट पॉइंट P, ओनली एट पॉइंट P। इस बात को बच्चे याद रखा करें, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि आप हर जगह पे अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएं तो उनका कोई भी जगह पे आप कहीं पर भी चले जाएं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलेगा, ऐसा नहीं होता। कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहाँ पर उन दोनों का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट एंड इक्वल हो जाएगा। उसका ये मतलब हुआ कि हमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इस अपनी फिगर से या इस एट पॉइंट पी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो, वो क्या निकलती है, वो ये है कि एट पॉइंट पी, ये लिखना बहुत, अगर आप ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करें ना, E1 इज़ इक्वल टू E2, और अगर आप साथ में ये नहीं लिखते, क्योंकि बहुत से बच्चों को फिज़िक्स का जब पेपर आता है ना, आप तो थोड़े इस लिहाज से लकी हैं कि आप लोगों को मोस्टली एमसीक्यूज़ में चल रहा है तो आपका गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर आप जब होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं E1 इज़ इक्वल टू E2। तो जब उनको यहाँ पे बंदा रॉन्ग करता है और ज़ीरो मार्क्स मिलते हैं तो वो कहते हैं भाई क्यों, है तो यही चीज़ ना। तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि E1 इज़ नॉट इक्वल टू E2 ऑलवेज़। ये कोई वो नहीं है कि हर कंडीशन में या हर सिचुएशन में या हर जगह E1 इज़ नॉट इक्वल टू E2। आपको गिवन सिनेरियो है, एक स्पेशल केस है, बहुत एक रेयर ऑप्शन है आपके पास कि एट पॉइंट पी, ये लिखना नहायत ज़रूरी है जब आपने आगे इसको प्रोसीड करना है। एट पॉइंट पी E1 इज़ इक्वल टू E2। मैं बच्चे मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, इसलिए मैं माइनस को लिखने की उसमें ज़हमत नहीं करती हूँ कि भाई क्यों, जब हमने मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव वट एवर उसके अंदर जो भी सिचुएशन आ रही हो। दूसरी बात ये है कि क्या उनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, दोनों के इक्वल हो जाएंगे और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तभी यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है जी। अब हमारे पास अगर आपको याद हो कि रिंग का जो चार्ज रिंग है उसका फार्मूला क्या था, किसी को याद है, इनको याद है प्लीज़ वो भी ज़रूर लिखें इसको। जी, मुझे ये याद पड़ रहा है कि ऐसा कुछ हमने लिखा था, आप लोगों का क्या ख्याल है भाई, क्या हमने लिखा था, यही है ना चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है जी, यही है। अब मैंने क्या लिखा है, ये बेसिकली मैंने चार्ज 1 के लिए जो आपका छोटे वाला रिंग है उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है। मैंने इसको इस तरह से इन टर्म्स ऑफ सपोज यहाँ पे भी मुझे एक एक्चुअली यहाँ पे 1 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्या मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, ठीक है जी, कि उसके हमारे पास जो गिवन चार्ज है दैट इज़ Q1। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 is termed as E1, and the electric field because of charge Q2 is termed as E2। बच्चे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने z को चेंज किया था, ठीक है, यहाँ पर हम z को चेंज नहीं कर रहे। आपको याद है कि वहाँ पर हमने z की वैल्यू डिफरेंट क्यों लिखी थी? बिकॉज इन दैट क्वेश्चन हमारे पास जो z था ना वो डिफरेंट था, यहाँ पर पॉइंट p था, तो इसका जो z था बिकॉज ऑफ Q1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द z जो कि Q2 की वजह से था। ये आपका Q1 था और ये आपका Q2 था, समझे? यहाँ पर हमारे पास z डिफरेंट था, क्यों? क्योंकि दो चार्ज रिंग थे जो कि डिफरेंट पोजीशन पर थे और उनका जो पॉइंट P था जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज टू चार्ज रिंग ज़ीरो हो रही थी वो डिफरेंट था। यहाँ पे क्या है, एट सेम पॉइंट P। ये चूँकि दोनों कंसेंट्रिक हैं, इसका क्या मतलब है कि दोनों का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे है, तो इनका जो डिस्टेंस है दैट रिमेन सेम। इसका ये मतलब हुआ जो आपका z है जो कि हमें इन टर्म्स ऑफ क्या गिवन है बच्चा, हमें R1 इन टर्म्स ऑफ R1 गिवन है, ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पर सेम है दोनों में, इसलिए मैंने यहाँ पे z लिखा है। चार्ज का डिफरेंस है दैट इज़ एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है, ठीक है, और दूसरा रेडियस का डिफरेंस है। रेडियस इसमें क्या है, रेडियस इसमें डिफरेंट है, एक का रेडियस R1 है, भैया आप तो नीचे जाओ, एक का रेडियस क्या है R1 है, दूसरे का रेडियस क्या है R2। तो मैंने यहाँ पे R1 और R2 जो उनसे है वो सेपरेट लिख दिए, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि आई थिंक इसमें यही एक पॉइंट है समझने वाला, जो कि हमारे पिछले इस वाला ये जो हमारा क्वेश्चन है इससे जो डिफरेंस है इस वाले क्वेश्चन का वो यही है, ठीक है जी। अब हमने आगे क्या करना है, के दोनों में इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो z भी बेसिकली दोनों में है तो हमें z को भी कैंसिल कर देते हैं। अदरवाइज जो हमारी टर्म एक्चुअली R1 R2 है तो इस तरह से कैंसिल आउट नहीं हो रही है, ठीक है जी। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, अपने चार्ज Q2 को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, अब हम अगर अपनी कंडीशन लगा लें यहाँ पे कि z इज़ इक्वल टू कितने r के बराबर था भाई, 2r1, z इज़ इक्वल टू 2r1 और r2 इज़ इक्वल टू कितना है भाई, r2 भी कुछ गिवन था 3r1, ठीक है जी। ये हो गया 3r1, विच मीन्स कि अब हम इनकी वैल्यूज़ इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरे पास Q1 ओवर क्या आ गया जी, 2r1 का स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। बच्चे आप अगर इसको मेरे साथ साथ करते जाएं तो बहुत बड़ा चांस होता है कि हमें कुछ अलग से मेहनत ना करनी पड़े, और जो कोई चीज़ें अगर मैं लिखते हुए कोई गलती कर रही हूँ तो हम उसको साथ साथ टैली करते चले जाएं, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, z की जगह पे 2r1 अगेन स्क्वायर प्लस r2 की जगह पे अब क्या आएगा, r2 की जगह पे 3r1 आएगा, 3r1 होल स्क्वायर, और इसको आप क्या कर देंगे 3/2। ठीक है जी, यही आ रहा है आप लोगों के पास या कुछ डिफरेंट आ रहा है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ओके, अब अगर मैं इसको एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं फर्दर नीचे ले जाऊँ, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्या आ गया जी, यहीं पर हम कर लेते हैं सॉल्व Q1 ओवर सॉरी 4r1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर 3/2 Q2 ओवर 4r1 स्क्वायर प्लस 9r1 स्क्वायर 3/2। ठीक है जी बच्चे, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम या कोई एतराज़ तो नहीं है कि जो हम काम कर रहे हैं वो उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो। सो मेरे पास अब क्या आ जाएगा जी नीचे, Q1 ओवर 5r1 स्क्वायर और 3/2 इज इक्वल टू
Q2 ओवर क्या आ जाएगा जी, 9 और 4 13 R1 स्क्वायर ओवर 3/2। ठीक है जी। अब बच्चे अगर आप देखें तो आपके पास R1 जो सा है वो क्या हो गया, दोनों टर्म में सेम पावर के साथ आ रहा है, इस विच मीन्स कि वी कैन, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये टर्म भी हमारी निकल गई। तो हमारे पास अब क्या बच गया, Q1 ओवर 5 3/2, दिस इज इक्वल टू Q2 ओवर 13 3/2। ठीक है जी। और हमें जो अपना आंसर है, हमने जो फाइंड आउट करना था वो क्या था, Q2। सो Q2 को आप यहाँ पे लिखें जी, Q2 जहाँ पर है विच मीन्स वहीं पर रहेगा, और 13 3/2 Q1 डिवाइडेड बाय 5 3/2। ठीक है जी, इधर आ जाएगा, ये इधर चला गया, ये ऐसे आ गया, Q2 के बराबर आ गया। ठीक है जी। अब अगर बच्चे देखें तो आपका जो आंसर है दैट इज़ इन टर्म ऑफ Q। ठीक है, हम चूँकि साइड टर्म्स को नहीं लेते तो आपका आंसर हो सकता है थोड़ा सा ऐसा आए कि जिस पे आपको इतराज़ हो, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि जब हम अंडर रूट किस चीज़ का लेते तो हम किसी एक जगह पे जाके उसको एंड कर देते हैं, हमने कुछ सिग्निफिकेंट फिगर तक जाता और जाना होता है, हम आगे नहीं जाते हैं। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन भी है कि Q2, अच्छा इसको क्या इशू है भाई, Q2 जो है इस वाले केस में Q2 है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब आप चार्ज Q2 को बताएंगे कि इसका चार्ज ये है, तो किस टर्म में बताएंगे, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। ठीक है, तो ये आपने मुझे सोच के बताना है। इसलिए बच्चे कि हमने कहा है कि E1 इज़ इक्वल टू E2। ठीक है, तो ये दोनों को हमने इनके मैग्नीट्यूड को सेम किया है, मैग्नीट्यूड तो चलें इसका सेम हो गया। ठीक है, अब हमने इसका जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट थी। ठीक है, इसका ये मतलब है डायरेक्शन अपोजिट कब होगी, कि दोनों में से कोई एक चार्ज तो ऐसा है जो कि नेगेटिव है। ठीक है, अगर तो गिवन में उन्होंने बताया है कि हमारे पास जो Q1 है या हमारे पास जो R1 वाला रिंग है उस पर अगर चार्ज पॉजिटिव है विच इज़ गिवन, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि उसका चार्ज Q1 है, विच मीन्स जो भी उसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव साथ में उन्होंने नहीं लिखा हुआ। इसका ये मतलब है कि जब आप Q2 की वैल्यू मेंशन करेंगे, यहाँ से जो भी आपका कोई नंबर निकलेगा, लेट्स सपोज 1 2 3 वट कुछ भी आएगा, उसके साथ जब आप इसका चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आप माइनस साइन लगाएंगे। क्यों माइनस लगाएंगे, अगेन मैं उस चीज़ को क्लियर करूं कि हमारे पास हमने पहले सपोज नहीं किया है, या जो गिवन कंडीशन थी उसमें ये था कि एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज ऑफ दीज टू चार्ज रिंग्स। ठीक है, तो अगर इनका फील्ड जोन सी है वो अपोजिट है, विच मीन्स कि वहाँ पे चार्ज अपोजिट होगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर दोनों नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, या मैं इस पॉइंट को यहाँ पे अगर रख लूँ तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ये भी इनवर्ड है, ये क्या है, ये इधर को इनवर्ड है, तो क्या डायरेक्शन बनती है, इससे फिर हम इसको कंपोनेंट्स को देखते हैं। अगर इसी तरह से हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है कहीं पे, तो किसी न किसी चार्ज की डायरेक्शन जो सी है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम इसको जब इस वक्त जो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट आपका दूर है तो आप इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से आप उसके कंपोनेंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने एक क्यू आपका जो सा है वो अपोजिट होगा, ताकि आप ये बता सकें कि आपकी जो फील्ड है वो ऐड नहीं हो रही है, बेसिकली ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये कोई E1 हो गया, लेट्स सपोज ये E2 हो गया, इसका ये मतलब है कि दोनों चार्जेस आपस में क्या हैं, अपोजिट हैं, दैट्स वाई दे आर प्रोड्यूसिंग अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है क्योंकि कोई कैंसिल कर रहे हैं, और इनकी डायरेक्शन जो सी है वो अपोजिट है। सो यहाँ पर आप इसके साइन के साथ चार्ज का साइन को कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, ये एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है और आपके साथ इम्पॉर्टेंट भी है तो रेलिवेंट भी है कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो ये मुझे उससे मिलता जुलता लगा। तो मैं फिर थोड़ा सा अगर इस फिगर पे गौर करूँ कि ये वो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास दो रिंग्स हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास टेबल पे
एक बड़ा रिंग है और एक उसके अंदर आपने एक छोटा रिंग रखा हुआ है। ये जो पॉइंट P है, अगर आप उसी रिंग पे, ये जो आपका टेबल पे रिंग पड़ा हुआ और उसके बिल्कुल सेंटर से आप वर्टिकली एक पेंसिल अपनी खड़ी करें, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में ऊपर की तरफ, ठीक है, छत की तरफ, ये आपका टेबल पड़ा है, वहाँ पे नीचे आपने रिंग रखी है और आपकी जो पेंसिल है दैट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स योर रूफ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट P पर जो आपको गिवन कंडीशन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप तो कहीं ज़ीरो नहीं हो सकती है, अगर कहीं पर भी आपने कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा है या कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ज़रूर होगी। क्या हो सकता है मैक्सिमम, कि उसके साथ ही कोई ऐसा दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ जाए या कोई ऐसा और पार्टिकल आ जाए जो कि चार्ज हो और वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड को ख़त्म करने का या ज़ीरो करने का हमारे पास और कोई वे नहीं होता, ठीक है। 0.0000 आप किसी भी पोजीशन पे चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होती है, वो सिर्फ वहाँ पर ज़ीरो हो सकती है जहाँ पर वो एक उसको कोई उसके साथ की इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कैंसल आउट कर रही हो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल गई। फिर हमें ये डिस्टेंस गिवन था, ये जो रिंग है हमारे पास ये हमें गिवन था कि इसका रेडियस क्या है। तो हमने क्या किया, देखा जाए तो हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू गिवन नहीं है कि जी किसके बराबर है या आर किसके बराबर है। बेसिकली हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उनसी है वो एक्सट्रैक्ट किया कहाँ से, अपने इन टर्म्स ऑफ R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कैंसिल आउट होता चला गया। और जो पिछला क्वेश्चन था यहाँ पे हमें क्या गिवन था, हमें चाहिए था, हमने बताया था Q1/Q2। ये एक अनदर वे है कि आप बता दें Q1, अगर मैं कहूँ कि आप Q1 को बताएं, इस चीज़ को जो ये वाला क्वेश्चन है इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यू हैव टू फाइंड आउट Q1 इन टर्म्स ऑफ Q2। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर यहाँ पर आया था उसके साथ आप Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे लिखी हुई है कि आपने जो रेडियस 2 वाला चार्ज रिंग है उसका जो चार्ज है आपने इन टर्म्स ऑफ क्यू बताना है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि आपने, या तो मैं कहूँ कि यहाँ पे उसकी रेशियो फाइंड आउट करो Q1/Q2 की, या फिर आप कह सकते हैं कि Q1 के टर्म्स में आप कैसे बताएंगे कि आप Q2 को दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है जी। ये चीज़ आ जाती है। ये जस्ट मैटर ऑफ हाउ टू से क्वेश्चन है कि आप किस तरह से, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में गिवन है। तो आप क्या करेंगे, फिर वही बात मैं आपको कहूँगी, जब भी आप फिज़िक्स से कोई प्रॉब्लम पड़े, वट एवर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना हो, मैथमेटिक्स से क्यों ना हो, आपको क्या करना चाहिए, आप पहले अपने क्वेश्चन को आराम सुकून से ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ दौड़ने की बजाय कहीं बेटर ये चीज़ है कि आप क्या करें, अपने क्वेश्चन को आप आराम सुकून से पहले पढ़ें, ठीक है जी, और उसको क्लियर करें। जब आप उसको समझ जाएंगे फिर करना कोई मसला नहीं होता, ठीक है जी। ये एक क्वेश्चन हो गया जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, ठीक है जी। और इसके अलावा अच्छा एक और क्वेश्चन था, आई डोंट नो मैंने कहाँ पे उसको रखा, मैं इसको छोटा करूँ, अच्छा जी ये ऊपर ही है जी, ठीक है जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मैंने शायद आपको असाइनमेंट में दिया था, बट एवर मुझसे बच्चों ने कुछ बच्चों ने उसको पूछा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मेरे लिए थोड़ी सी हैरत अंगेज़ बात थी, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये था कि आपको, किधर है भैया इसकी डायग्राम, ये जी, ये एक डायग्राम गिवन थी, इसमें आपने बताना क्या था, ये डायग्राम थी इसकी या कोई और थी, आई थिंक यही डायग्राम है। बिजली कैसे चलेगी, एक मिनट मैं ज़रा इसको छोटा करके देखो, ये ना हो किसी और प्रॉब्लम की भी हो सकती है ये डायग्राम जी। आई थिंक यही इसके साथ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे ये दूर चलेगी, थोड़ा सा मैं इसको पास करूँ, ओके जी। क्वेश्चन ये है जी हमारा कि आपके पास या दो चार्जेस थे, सेम चार्ज के आपके दो चार्जेस गिवन हैं, और एट पॉइंट पी आपने डिफरेंट जो सी उनकी थी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना था। दोनों सिमेट्रिकली उसके गेट पड़े हुए हैं, वाई एक्सिस के अराउंड है, विच मीन्स कि दोनों का डिस्टेंस वहाँ से सेम है, ठीक है जी। ओके, अब आपने बच्चे ये जो क्वेश्चन है बहुत से लोगों ने मुझे पूछा इसकी वैल्यू हम ये लॉ लगा लें, इससे वो वाला लगा लें। बच्चे आपको ये जो क्वेश्चन जब आपको वैल्यूज़ गिवन नहीं होती हैं तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव नहीं है। आप इसमें कुछ वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको इन वर्ड्स पूछा हुआ है आपने इन वर्ड ही बताना है कि अच्छा इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा या कम होगा, ये कहेंगे। ये नहीं आप निकाल सकते कि इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्ट, ठीक है। ये आप जब तक आपको, अगर सिंपल आपके पास कोई भी चीज़ हो, अगर आपको सिंपल एक डायरेक्शन, अगर एक लेंथ गिवन है, ये एक ही लेंथ है ना, अगर आप इसको देखें, मैं इसको रेड से करूँ, ये एक लेंथ गिवन है, ठीक है।
तो क्या आप इससे कोई दूसरी दो लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? एक लेंथ गिवन हो तो नहीं कर सकते हैं। जब तक कि डी अगर गिवन है तो डी इज़ ओनली वन लेंथ। आपको कुछ भी नहीं गिवन कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, या मतलब ये लेंथ क्या है या फिर ये लेंथ क्या है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका इन्वर्स उसी तरह से जवाब देंगे कि मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा है या कम है या किस तरफ है, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, अगर आपके चार्जेस बराबर हों और उनका डिस्टेंस भी बराबर हो तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड दोनों का, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं, जो क्या क्वेश्चन था पहले भाई कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है अलग अलग करें, वो दोनों का सेम होगा पी पे, मतलब इसकी तरह इसकी वजह से जो E1 प्रोड्यूस होगा क्या वो E2 के बराबर होगा? बच्चे जब देखें आपके पास जो फोर्स है एफ की बात करते हैं, क्योंकि E क्या है, E आपका होता है जी F/Q0। ठीक है, एफ को फिर इसका मतलब आप देखेंगे एफ आपका प्रोपोर्शनल होता है Q1 के, Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। या अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ई की बात करूं, ठीक है, तो क्या होता है ई आपका प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है। और ई आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी, r² के। r² क्या है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका है। आप इस डिस्टेंस का फोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते गिवन कंडीशन में, जो आपको गिवन प्रॉब्लम है उसमें आपके पास देयर इज़ नो वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस इनका सेम है और उन्होंने आपको बताया भी ये है कि वो उसके सिमेट्रिकली उसके साथ यहाँ पर वाई एक्सिस के अराउंड पड़े हुए, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो इसका क्या मतलब है कि E1 और E2 किसके बराबर हो जाएगा, वो E2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि वहाँ पर वो तो मैग्नीट्यूड उनकी क्या है, आपस में बराबर है। अच्छा जी, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी कौन से एक्सिस इसमें कैंसिल होंगे। तो आपके सामने हमने ऑलरेडी एक ऐसा प्रॉब्लम किया है कि आप देखिए ये चार्ज है, इसका एक्स एक्सिस ये गिवन है बच्चे, यहाँ पे आप एक्स नहीं बना सकते, तो ये उसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन, कौन सा एक्सिस पे यहाँ पर कैंसिल होता है आप उसको देख सकते हैं। कौन सा आपका जो एक्सिस है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसको आप देखेंगे थोड़ा सा। आई थिंक अब आपको थोड़ी सी पिक्चर जो उनसे वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। फिर किसी ने पूछा था कि जो उनका नेट है वो क्या होगा, वो 2E के बराबर हो जाएगा। तो मुझे 2E के बराबर इसलिए नहीं हो सकता कि उसमें एक जो कंपोनेंट है E का वो कैंसिल आउट हो रहा है, हमें साफ नज़र आ रहा है। जब E का एक कंपोनेंट जो सा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो 2E तो नहीं रहेगा ना, उसके मैग्नीट्यूड में ऑफ कोर्स कोई ना कोई कमी आ जाएगी, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट होते हैं उनको ऐड करेंगे, देन यू विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसके दोनों कंपोनेंट को ऐड करने से। ठीक है जी, ये हो जाएगा। इसी तरह था कि क्या करना है जी, आपने कौन से कैंसिल होंगे या बता सकते हैं आप इजीली उस चीज़ को। डायरेक्शन क्या होगी, ऑफ कोर्स जो कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे वो उसकी डायरेक्शन में, तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी ना, जो बाकी बच जाएगा वही आपकी क्या होगी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है जी, एक ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन था, मैं मुझे अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको एक्चुअली किसी और यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, पहले बच्चे मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था तो इसलिए मेरे पास रिकॉर्डेड था, तो मैंने शायद आपसे ये क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस किया है किसी रिकॉर्डिंग में। अगर नहीं है तो उसकी ये तरीका ये था, मुझे बताना मैं ये चाह रही थी, लेट्स सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं, अगर उनके दरमियान में कोई डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो चार्ज जो जो उनके ऊपर चार्ज है वो वही रहेगा। लेट्स सपोज ये 1 कूलम है और ये 2 कूलम है, तो ये यही रहेंगे। लेकिन अगर ये कंडक्टिंग हो और आप इनके साथ कोई एक थर्ड चार्ज लेकर आ जाएं, अब ठीक है, और उस चार्ज को अगर आप इसके साथ टच, लेट्स सपोज कि जो चार्ज 3 है ना, ये 1 कूलम है, आप इसको इसके साथ ला के, या मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास ठीक है 1 कूलम है, ला के अगर टच करते हैं तो क्या होता है, टच करने से चार्जेस का ये एक असूल क्या है उसमें, रूल क्या है उसमें, कि इन दोनों का चार्ज आपस में एड अप हो जाता है, और फिर आप उस किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। इसका मतलब 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, दोनों पे क्या 1 कूलम। अब ये मैंने सिलेक्शन में था 1 कूलम, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहती हूँ कि 3 कूलम है ये वाला 3 का, ठीक है। 3 वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 3 करेंगे कितना हो जाएगा जी, ये 4 हो जाएगा, 4/2। अब दोनों के ऊपर जो चार्ज है इस पर भी और इस पर भी, अब कितना चार्ज हो गया, 2 कूलम हो गया। अब अगर उसके बाद अब ये यहाँ पे जाके अगर करेगा, इसके साथ टच करेगा, ये वाला चार्ज अगर यहाँ पर आ जाए तो अब क्या आपके पास हो जाएगा, 2 + 2,
इसका भी मैंने 2 रखा है, इसका भी सॉरी इसका 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, जिसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे। अब इस तरह से चार्ज इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा। और देखिए डिफरेंस को थोड़ा सा नोट करें। अगर ये पहले 1 के साथ टच करे, ठीक है, तो इसकी चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होगी दोनों कंडीशन। या ये पहले 2 के साथ टच करे, दोनों ये जो दोनों सिचुएशन इसमें थोड़ा सा बच्चा क्लियर करने दे इस चीज़ को, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिचुएशन, ये जो पूरी ये वाली है, इज़ नॉट इक्वल टू दिस कंडीशन। क्यों? आप इस चीज़ को अभी जो मैंने डिस्कस किया है उसकी बेस पे आप इसको बता सकते हैं कि क्यों ये डिफरेंट है। इसी तरह से टच करने से पहले की जो कंडीशन है इज़ नॉट इक्वल टू टच होने के बाद वाली कंडीशन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप चार्ज की डिवीजन देखें तो आपके पास 2 आ रहा है इस वाले में, जब आप इसको करके फिर 2 को आप 2 के साथ 3 को आप 2 के साथ जाके करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर आप पहले इसको टच करेंगे तो यहाँ पे चार्ज था 2, यहाँ पे चार्ज था 3, तो ये क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको लेके इधर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 + 1 2.5 आ रहा है, ठीक है, तो इसका चार्ज डिफरेंट होगा। जब चार्जेस दोनों के डिफरेंट हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास जो एफ है, जो आपका कूलम्स लॉ है, वो क्या हो जाएगा, वो भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप इस क्वेश्चन को ये मुझे अभी क्वेश्चन तो नहीं था मेरे पास, एक फिगर मुझे दिखी थी, तो मुझे लगा कि आपको इसका जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसके दरमियान में फोर्स फाइंड आउट करें, ठीक है, तो आपको पता है 1 कूलम 2 कूलम गिवन है, दैट्स इट। लेकिन अगर एक थर्ड आपका कंडक्टिंग स्फीयर आके इसके साथ टकराता है तो इसका चार्ज बदल गया, तो फिर आप डिफरेंट चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड या आपको फोर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, यहाँ फोर्स डिफरेंट होगी। अगर आप पहले इसको इसके साथ टच करेंगे, अगेन आपका जो चार्ज है वो बदल गया है, तो इसका मतलब है कि आप फिर यहाँ पर जो एफ फाइंड आउट करेंगे वो भी डिफरेंट होगा। और अगर इन दोनों को टच करने के बाद आपने इसको हटा लिया किसी एक कंडीशन में, डी कंडीशन ये है कि इस वाले के बाद ये कंडीशन आपकी आ गई है, तो इसका आंसर इससे डिफरेंट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करें, सॉल्व करें। अगर आपको कोई इशू हो तो आप अपने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप इसको पूछ सकते हैं कि आपका ये क्या क्वेश्चन है और आपको क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। ठीक है जी, ये चीज़ भी डिस्कस हो गई, ये भी मैंने आपको बताना था, ये भी कर लिया हमने। ओके जी, अभी एक और क्वेश्चन था जिसको हमने एक्चुअली इसका फार्मूला मैं आपको एक थोड़ा नहीं बता पाई थी, तो वो मुझे लगा कि वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके जी, पहले तो क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल क्या होता है आपको पता है, ये हमारे पास दो चार्ज, अपोजिट साइन, सेम मैग्नीट्यूड, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 नैनो कूलम। ये जो इनका चार्ज है, नाउ इट इज़ गिवन क्या है जी, 1.5 नैनो क्या होता है, 10⁻12 10 -9 सेपरेटेड बाय 6.2 mm। ठीक है जी, ये इनका डिस्टेंस भी गिवन है। इज़ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपकी फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है। अब आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, पहली चीज़ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपको याद है कि ये जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कस किया था तो एंड में हमारे पास एक टर्म बनी थी क्यू डी, और इसको मैंने इक्वल किया था पी के, और मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है। तो अगर आपको डाइपोल मोमेंट, ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन हम इसके किस में इंटरेस्टेड हैं, इसके मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि आप सिंपल इसकी नंबर में वैल्यू बताते हैं, डायरेक्शन को छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको वेलोसिटी से फिर आपको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, जो उसका डिस्टेंस है वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, उसके साथ फिर आपको मिल जाती है। ओके, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट। इसका क्या मतलब है, चार्ज, दिस इज चार्ज, चार्ज इज गिवन, एनी चार्ज, क्योंकि मैग्नीट्यूड रिमेन सेम दोनों का, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन होती है। ये नहीं कि यहाँ पर आप 2Q रख दें, यहाँ पर आप 100Q रख दें और कहिए जी हमारा डाइपोल बन गया, तो नहीं। डाइपोल का जो सिस्टम है वो ये कहता है कि वट एवर द चार्ज इज़, चार्ज 100 कूलम हो जाए, 1000 कूलम हो जाए, लेकिन होता क्या है कि जो दूसरा चार्ज है उसकी भी वही मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। ठीक है, बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा, दोनों अपोजिट होने चाहिए, एंड दैट्स इट, ये इसकी कंडीशन होती है। तो ये आपका एक क्यू, कोई एक क्यू आप लिख लें, मैग्नीट्यूड है तो फ़र्क नहीं है नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, जब आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने लगेंगे तो ऑफ कोर्स वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, आपने ये इसके अंदर लिख लिया कि हमारे पास ये आपको पी मिल गया। ओके जी, सेकंड पार्ट है दी द पोटेंशियल एनर्जीज फॉर डाइपोल ओरिएंटेशंस पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू ई।
ठीक है। ये जो था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, अगर आपको याद हो तो लास्ट वाले एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने टार्क फाइंड आउट किया था। वो क्या था, पी क्रॉस ई। ठीक है जी, पी क्रॉस ई दो वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, हमेशा वेक्टर होता है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं या आप इसका टार्क फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपके पास क्या आता है, पी ई साइन थीटा। इसका ये मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको थीटा दे दूं तो आप, या थीटा तो एक्चुअली गिवन है क्योंकि थीटा आना ही था, तो आप यहाँ से जो गिवन इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से टार्क भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो गिवन क्वेश्चन है वो यू है। बच्चे मेरा आपको ये बताने का मकसद है कि क्या कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ये होता है, एक तरह का हिंट होता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स आपका चूँकि सेकंड सेमेस्टर है तो आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं किए जाते जो बिल्कुल ही आपके पढ़ा आपने कुछ और हो, तो आपके बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को चेक करने की हम कोशिश नहीं करते हैं। तो जो गिवन क्वेश्चन हमने किए हुए होते हैं, जो कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हमने किए हुए होते हैं, हम उसे क्या करते हैं, हम उन्हें थोड़ा ज़्यादा आगे पीछे करते हैं, कुछ उसमें चेंज लाते हैं और वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर आपने जो सैम्पल क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से किया हो, उसको ठीक तरह से समझा हो, तो आप इजीली जो चेंज होती है उसको पहचान जाते हैं और उसके मुताबिक फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसलिए कह रही थी कि ये जो गिवन कंडीशन है, ये आपको ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि टार्क फाइंड आउट करो और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी, ये यू है। जब हम आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू बराबर होता है बच्चे पी माइनस पी डॉट ई। ठीक है जी। अब डॉट ई है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसी के बराबर आएगा या किसी और चीज़ के बराबर आएगा। अगर सभी लोग इसका जवाब लिखें, इसका आंसर लिखने की कोशिश करें तो अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट टर्म भी में मैंने ये पूछा था आप लोगों से, किसी ने जवाब शायद दिया नहीं, मुझे किसी का दिखा नहीं था वैसे, कि रिजल्टेंट ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज वेक्टर और स्केलर, ऑलवेज। ठीक है। और इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर और वेक्टर। जो इसका रिजल्टेंट है वो क्या होता है, वो वेक्टर होता है या स्केलर होता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है जी, आप अपने कमेंट्स में लिखते चले जाएं इसको कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। ठीक है। ओके जी, अब आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहते हैं भाई पी आपने इसलिए पहले फाइंड आउट कर लिया, ई की वैल्यू डायरेक्ट आपको गिवन है न्यूटन पर कूलम में। अब आपने क्या करना है, आपने दो ओरिएंटेशंस के लिए निकालना है डाइपोल जोन सा है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, लेट्स सपोज, तो आपके पास पी की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, तो इस जब दो चीज़ें पैरेलल हों तो उनके दरमियान में जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है। जो नहीं लिख रहे उनको पता नहीं है, या वो इतने ज़्यादा सो रहे हैं और थके हुए हैं कि लिखना नहीं चाह रहे, तो आप इस चीज़ को देखें कि क्या होता है। ओके, दूसरा जी एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल में क्या होगा, अगर जी आपके पास ई की ये डायरेक्शन है और आपके पास ई की ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो अब क्या है आपके दरमियान, आपके पास एंगल कौन सा, नहीं है मुझे नहीं बताना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास एंगल जो सा है वो कौन सा आएगा। एंटी पैरेलल में आपका एंगल कौन सा आएगा और एंटी पैरेलल में आपका एंगल कौन सा आएगा। दोनों डायरेक्शन मैंने आपके सामने बनाई हैं, तो आई थिंक इसको इस वक्त ढूंढना, इसको बताना एक आसान काम है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो डायरेक्शन, दो आपके पास यू निकलेंगे, एक आपका है पैरेलल डायरेक्शन के लिए और दूसरी कौन सी ओरिएंटेशन है उसकी एंटी पैरेलल की भी, दो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आप निकालेंगे कि क्या आपका आता है। ठीक है जी, नॉर्मली इसका होता है कि डिफरेंस फाइंड आउट करें, इसमें से भी जो आपका निकलेगा उसको माइनस करें तो आपको डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में भी इंटरेस्टेड होते हैं। अभी हम नेक्स्ट जब अपना काम करेंगे तो उसमें हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है जी, अब मैं कुछ अगर मेरे सामने बुक आए तो मैं कुछ और क्वेश्चन देख लूँ जो आपको बताने वाले हों या डिस्कस करने वाले हों, तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। आई थिंक ऐसे ही ये, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी हो बच्चे अपने क्विज़ की, तो आपको भी इस टाइम कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप डिस्कस कर सकते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन खैर अभी हमारे पास टाइम है, शायद इस वजह से भी आप थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आप उसको चेक कर लें। ठीक है, मुझे अच्छा एक जो क्वेश्चन आपको शायद पता नहीं असाइनमेंट का था या किस उसमें था, सॉरी,
अच्छा, इसमें क्या था जी कि आपके पास एक मिनट, कहाँ गया हमारा? मेरा जो वाइट बोर्ड है वो एक्चुअली क्लोज हो गया। मैं उसको देखूं कि वो अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन था कि आपके पास पार्टिकल्स थे, एक ट्रायंगल सी बनी हुई थी, उसके एजिस पे थे कुछ Q1 Q2 और एक उसका जो 90 के उसमें पड़े हुए थे, और एक Q3 था। फिर आपने पॉइंट P पे, जो उसके डायगनल पे एक पॉइंट, उसके सेंटर में डायगनल पे पॉइंट P था, वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी थी। ठीक है। तो जो दो आपके आमने सामने के थे Q2 और Q1, जो उनसे हैं वो अपोजिट साइन की वजह से वो कैंसिल हो रहे थे, तो वहाँ पे तो उनका तो इफेक्ट ज़ीरो हो गया। जो Q3 था उसको आपने निकालना था, उसकी डायरेक्शन उसी तरह, अब उसके अगर तो वो पॉजिटिव है तो आउटवर्ड है, अगर वो नेगेटिव है तो टुवर्ड्स पार्टिकल हो जाती है। ठीक है। अब जो आप इस पे काम करना था वो ये था कि जो आपके पास जो लेंथ, दो लेंथ आपको गिवन थी, इसका मतलब है कि आप डायगनल उसका फाइंड आउट कर सकते थे। डायगनल को आप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको वो तीनों लेंथ्स मिल जाएंगी जो आपको चाहिए, क्योंकि उस स्पेसिफिक केस में, शायद आपका आई थिंक क्विज का क्वेश्चन था, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन थी जिसमें दोनों तरफ से चार्जेस कैंसिल हो रहे थे। इन केस अगर कैंसिल नहीं हो रहे तो इसका ये मतलब है कि आपको वो लेंथ चाहिए होंगी Q1 से लेके P तक, जो कि आपके डायगनल का हाफ है। ठीक है। तो इस तरह से आपने उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था, और आई थिंक कि आप लोगों ने, मोस्टली लोगों ने कर लिया होगा। अभी बच्चे मेरे पास, चूँकि बहुत ढेर सारे लेक्चर होते हैं तो वीकेंड से पहले मैं शायद आपका क्विज़ अभी तक बहुत से कुछ लोगों का मैंने देखा है ऑब्वियसली, और कुछ लोगों का मैं डिस्कस नहीं कर पाई। तो ये बच्चे क्वेश्चन हैं जो मुझे लगे कि ये एग्जांपल्स हैं एक्चुअली, जो कि हमने काम किया है उनसे रेलिवेंट हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस भी करें। जो आपके पास असाइनमेंट है, जो आपके पास क्विज़ के क्वेश्चन हैं, आप उनकी भी करें। अच्छा, उसमें एक प्रोटॉन वाला क्वेश्चन था, शायद उसके भी बारे में भी किसी ने मुझसे पूछा था कि वो प्रोटॉन का कुछ नंबर दिया हुआ था, पता नहीं किस एलिमेंट की बात हो रही थी। ठीक है। और साथ में उसका कोई रेडियस दिया हुआ था उस पार्टिकल का, कि वो आपके पास उसका है, इसका मतलब है कि पार्टिकल रेडियस से बताइए आपका डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेके, जो आपने फाइंड आउट करना होता है, आपके पास डी हो गया। ठीक है। और आपके पास, आपको पता है कि क्यू आपके पास चार्ज किस तरह से लिखते हैं, एन, दिस इज़ नंबर, और इसके अगर आप ई से इसको मल्टीप्लाई कर दें, इनके 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, आपको चार्ज मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको चार्ज मिल जाएगा तो आप आई थिंक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आपने शायद वो निकालना था, ई फाइंड आउट करना था या पी फाइंड आउट करना था, आई एम नॉट श्योर। अगर आपको पी फाइंड आउट करना था तो पी क्या होता है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है। जो डिस्टेंस आपको गिवन होगा वो उसका आपने स्क्वायर करना था, क्यू आपने ऐसे निकाल लेना है, के की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है। ठीक है जी। और बच्चे ऐसा कुछ क्वेश्चन जो उनसे वो मेरे जहन में आ नहीं रहा, आप उसको देख लें। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर अभी तो हमारे शायद लेक्चर में मीट सेशन में डिस्कशन में इतना टाइम नहीं बचेगा कि हम कोई नई चीज़ें डिस्कस कर सकें या कोई पुरानी चीज़ डिस्कस कर सकें, तो आप उसको देख लें कि आपने कितना काम कर लिया है और क्या उसमें से आपको प्रॉब्लम आ रही हैं। स्पेशली वो बच्चे जिन लोगों ने पहले फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी हुई है, अगर उनको कोई इश्यूज़ हैं, अगर वो समझते हैं कि कोई जो प्रॉब्लम मैंने करवाई है उसमें मैंने उनको ओवरलुक किया है, या आपको अभी फर्दर डिटेल, उसमें कोशिश ये होती है कि मैं टोटल डिटेल उसमें बताऊं जो भी फिज़िक्स इन्वॉल्व होती है। मैं सिर्फ आपके लिए क्या छोड़ती हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है कि आप डिवीजन कर लें, आप मल्टीप्लाई कर लें, आप ऐड कर लें। ठीक है। वो तो सभी लोग कर सकते हैं, जिन्होंने मैथ ना पढ़ा हो वो भी कर सकते हैं। बाकी जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो मेरी कोशिश होती है मैं उसमें सारे के सारे एक्सप्लेन कर दूँ। इन केस अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं फास्ट उस चीज़ को गुजार गई हूँ, वो पॉइंट आप नहीं समझ पाए, तो काइंडली आप मुझे क्विज़ से पहले मुझसे रब्ता करें। क्विज़ बनाने के लिए फिर मैं वही कहूँगी, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करती हूँ, कि ताकि ओवरऑल आपके बच्चों की जो भी बच्चों की असेसमेंट है वो हो सके, मुझे पता चले कि आपने किस हद तक उसको पढ़ा है और कितना किया है। ठीक है। तो इसलिए आप सारे के सारे टॉपिक्स, स्पेशली जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट जो से उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, उस पर आप ध्यान देंगे।
उसको हमने बहुत, चूँकि ज़्यादा टाइम हो गया है और बहुत ज़्यादा हमने उसका बार बार रिकैप नहीं किया, उसको हमने दोहराया नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको इसमें कुछ इशू हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्रूव करें कि जो गिवन रिएक्शन है वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। और अगर पॉसिबल को ये भी पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन में ये पॉसिबल होगा। लेट्स सपोज कि आपके पास सेकंड चार्ज, अगर आपने एक मिनट इसको थोड़ी सी एग्जांपल मुझे याद आ गई है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आपके लिए, चलो लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि कोई ए रिएक्शन है वो कन्वर्ट होता है बी में, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज इसके पास +2 चार्ज था और यहाँ पे मेरे पास -1 आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ये एक इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ पे फॉर श्योर एक या दूसरा पार्टिकल कोई और भी आएगा जो कि इस चार्ज को बैलेंस करे। तो आपने उसको देख के बताना होता है कि कौन सा चार्ज यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। आप इसको देख लें। और दूसरी बात है कि लेट्स सपोज ये न्यूट्रिनो और फोटान, ये हमारे पास फोटान को गैमा की फॉर्म में लिखते हैं एक में। ये दो पार्टिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये इसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं, न्यूट्रिनोस। और ये क्या है, ये फोटान्स हैं, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पी है आपके पास, प्रोटॉन है आपको पता है, उसको पॉजिटिव होता है। इसी तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ नेगेटिव। और न्यूट्रॉन अगर किसी रिएक्शन में आ रहा है आपको पता है उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप उन पार्टिकल्स को, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कौन से पार्टिकल अवेलेबल हैं। और ये हो सकता है मैं पूछूं कि भाई आपके पास जो यहाँ पर मिसिंग पार्टिकल है, अगर मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ, अगर क्वेश्चन ये है, लेट्स सपोज कि ए आपके पास आ रहा है, उस पर +2 चार्ज है, बी आपको गिवन है -1। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, जो प्लस इसके साथ जो अगला पार्टिकल है वो अमिट होना है, जो इसके साथ बनेगा उस पर कौन सा चार्ज होगा। तो ऑफ कोर्स आप इजीली उस चार्ज को यहाँ से निकाल सकते हैं कि अब यहाँ पे +2, यहाँ पे मैं क्या चीज़ लगाऊँ कि मेरे पास टोटल +2 आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप +3 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 = 2। ये रिएक्शन तब पॉसिबल होगा जब यहाँ पर लेट्स सपोज सी ऐसा पार्टिकल है, सी इमिट हो जिसके ऊपर क्या हो, जिसके ऊपर चार्ज +3 होना चाहिए, ठीक है। इस किस्म की सिचुएशन का क्वेश्चन आपको आ सकता है। बच्चे जो आपके सैम्पल प्रॉब्लम हमने किए हैं उनको आप गौर से देखें, इसी तरह से जो हमने लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनको ध्यान से देखें। जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी उसको आप करने की कोशिश करें, ठीक है। तो उसी में से आपका जो क्विज़ है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमने सफिशेंट काम कर लिया है। तो इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। बच्चे अभी जितना भी हमारे पास टाइम बाकी है आप उसके लिए मीट सेशन में आ जाएं तो हम अपनी डिस्कशन में उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। ओके देन, सी यू, अल्लाह।